Hello बच्चों, let's read the question. The question is a conducting wire XY of mass M and negligible resistance slightly moves on two parallel conducting wires as shown in figure. The closed circuit has a resistance R due to AC. AB and CD are perfect conductors. There is a magnetic field which is given as B equals to BT K cap. ठीक है, और आपको तीन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. पहले में आपको इक्वेशन लिखनी है एक्सेलरेशन के लिए फॉर द वायर एक्स वाई. सेकेंड में आपको बता रखा है इफ बी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो हमें ऑब्टेन करनी है वीटी की इक्वेशन, जहां पर हमें एज्यूम करना है कि हमारा जो बी एट जीरो है वो यू नॉट के बराबर है. बेसिकली वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी है एट टाइम टी. और थर्ड में आपको ये बताना है कि जो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो इक्वल होगा हीट लॉस्ट इन आर के बराबर. ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. तो इसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये जो एक्स वाई वायर है वो मूव कर रहा है दो कंडक्टिंग वायर्स के बीच में. ठीक है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ है, के कैप डायरेक्शन मतलब जेड डायरेक्शन में है आपका. ठीक है, मतलब के कैप में है. और ये जो है एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो मतलब हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, वो भी कौन से डायरेक्शन में है, के कैप डायरेक्शन में ही है. मतलब बी और ए के बीच में एंगल जो है वो क्या है आपका 0 डिग्री है. एक तो हमें ये चीज पता चल रही है, और ये मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से. अब हमें ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका है वो ये पता होना चाहिए कि जब ये मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर लगता है एक मैग्नेटिक फोर्स जो कि एफ एम है. इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो डाउनवर्ड मोशन करते हैं फ्रॉम एक्स टू वाई. तो एक्स पर तो बन जाता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से चले गए इलेक्ट्रॉन्स, और आगे वाई पर, वाई पे बन जाता है माइनस चार्ज. तो ये जो है वो चार्ज की वजह से एक नया फील्ड जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है. और ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अपोज करता है इसके डाउनवर्ड मोशन को, क्योंकि जो भी इंड्यूस चीज होती है वो हमेशा उस रीजन का अपोज करती है जिसकी वजह से वो इंड्यूस हुई है, जनरेट हुई है. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, जिसको हमने नाम दिया है उस इलेक्ट्रिक फोर्स को, इसकी वजह जो फोर्स लग रहा है एफ ई, ये एफ क्या करता है, उसके डाउनवर्ड मोशन को अपोज करता है. और इक्विलिब्रियम की पोजीशन में दोनों फोर्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं. अब हमें पता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, बेसिकली वी अपॉन एल होता है, जिसको मैं ई अपॉन एल भी लिख सकती हूँ. ठीक है, तो यहाँ से ई जो आता है मेरा वो ई एल के बराबर आता है. और यहाँ पर से जब ई की जो वैल्यू निकालती हूँ वो आती है बी वी. तो जहाँ यहाँ से मेरा जो ईएमएफ आता है या पोटेंशियल जो आता है वो आता है बी बी एल के बराबर. ठीक है, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है. अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो फ्लक्स में चेंज होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है जो लूप से है, वो 5m की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, बी डॉट ए होता है. तो बी डॉट ए आपका बी ए कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा 0 है, तो ये आपका हो गया बी ए के बराबर. ठीक है, क्योंकि एंगल जो है वो क्या है 0 डिग्री है. अब दूसरा, अगर एट एनी इंस्टेंट टी पर जो फ्लक्स है वो मैं लिख सकती हूँ कि एट एनी इंस्टेंट टी मेरा जो फ्लक्स आएगा 5m वो मेरा किसके बराबर आएगा, b एट एनी टाइम t. और एरिया को क्या मैं लिख सकती हूँ, l इंटू एक्स लिख सकती हूँ, तो l और x एट एनी टाइम t हो जाएगा. ठीक है, अब हमें पता है कि जो इस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको मैंने नाम दे दिया ई फाई. फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, वो कितना होता है हमारा डी फाई अपॉन डी टी होता है. और ये माइनस साइन बताता है कि अपोज करता है फ्लक्स में चेंज का. तो इसकी वैल्यू मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि ये d अपॉन डी टी हो गया और फाई की वैल्यू मुझे पता है 5m है यहाँ पर, तो उसकी वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी बी टी एल एक्स टी. ठीक है, ये t जो है वो ब्रैकेट में लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू. ठीक है, और एक ईएमएफ, ये तो ईएमएफ है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड ई फाई, और एक जो ईएमएफ है हमारे पास वो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू मोशन की वजह से होगा, जिसको मैंने लिख दिया ई एम. ठीक है, ये मेरा ईएमएफ हो गया ड्यू टू मोशन, तो वो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, बीबीएल के बराबर आ जाएगा, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुकी हूँ. और किस तरह से आया वो मैं आपको बता चुकी हूँ. तो अब इसको मैं लिख सकती हूँ एट एनी इंस्टेंट टी पर, ये मेरा क्या लिख सकती हूँ, बी एट एनी टाइम टी एल वी एट एनी वी, और ये आपके पास हो जाएगा एल और v एट एनी टाइम t. और इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो हमारी आएगी माइनस जे डायरेक्शन में, जो हम निकालेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से. ठीक है, उसकी डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर देंगे. तो इंड्यूस ईएमएफ की जो डायरेक्शन आएगी वो हमारे पास क्या आ गई है, वो आ गई है माइनस, नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो नीचे की तरफ जो आ जाएगी डायरेक्शन वो आ जाएगी माइनस जे, जो हम निकालेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से. अब अगर मुझे टोटल ईएमएफ निकालना है तो टोटल ईएमएफ दोनों का टोटल आ जाएगा, एक तो ईएमएफ ड्यू टू फ्लक्स चेंज और एक आ जाएगा ईएमएफ ड्यू टू मोशनल. तो टोटल
को मैं लिख देती हूँ ई टी, जो मेरा ई एम प्लस ई फाई के क्या हो जाएगा, बराबर आ जाएगा मोशनल ईएमएफ प्लस ईएमएफ बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स। तो वो मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा मोशन चेंज की वजह से और इसकी वजह से माइनस डी अपॉन डी टी ब्रैकेट में बी एट एनी टाइम टी एल एक्स एट एनी टाइम टी, और इधर आ जाएगा आपका माइनस में ये सेकेंड वाला जो आपका हो जाएगा बी एट एनी टाइम टी एल और v एट एनी टाइम t। ये आपके पास आ गया है टोटल ईएमएफ। अब हमें पता है कि जो करंट होती है वो हमारी क्या होती है, E अपॉन आर के बराबर होती है इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अगर इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस हमको निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं इसको सॉल्व करूंगी जब, तो फोर्स जो लगेगा उस पर, तो फोर्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, फोर्स को मैं लिख सकती हूँ, मेरा जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा कंडक्टर पर, वो लगता है मेरा बी आई एल, और एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है ये जो है वो के डायरेक्शन में है और वेलोसिटी जो है मेरी वो एक्स डायरेक्शन में है। तो दोनों के बीच एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा बी और उसके बीच में। तो ये हो जाएगा साइन 90 और साइन 91 होता है, मतलब फोर्स हमारा किसके बराबर आ गया, वी आई एल के बराबर आ गया। ठीक है, ये एल है आपके पास, और आई जो मेरा है वो किसके बराबर है, ये हो जाएगा बी एल, और आई को मैं लिख सकती हूँ ई अपॉन आर के बराबर। ठीक है, ई अपॉन आर, और ई की वैल्यू मैं यहाँ निकाल चुकी हूँ, तो ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगी, तो मैं लिख सकती हूँ इसको बी एट एनी टाइम टी एल अपॉन आर, और यहाँ पर ई की वैल्यू जब पुट करेंगे तो वो आ जाएगी माइनस बी एट एनी टाइम टी अपॉन डी टी एल एक्स एट एनी टाइम टी माइनस बी एट एनी टाइम टी एल बी एट एनी टाइम टी, और डायरेक्शन जो हो जाएगी इस फोर्स की वो हो जाएगी आपकी आई कैप में। ठीक है, और डायरेक्शन हम उसी से निकालेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। अब अगर मैं न्यूटन का लॉ अप्लाई कर दूं, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है वो हमें क्या कहता है, न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से F इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, एम ए होता है, और ए हमारा क्या होता है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर होता है। तो जब मैं इसको लिखूंगी तो वो मैं इसको किस लिख सकती हूँ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, जो अगर मैं लिखूंगी न्यूटन्स सेकंड लॉ, वो हमारा हो जाएगा एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा हो गया एम ए, और ये किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स के बराबर आ जाएगा। फोर्स को जो हमने निकाला है वो क्या हो जाएगा, इसको जब मैं ओपन करूंगी दोनों को तो ये मेरे पास फोर्स हो जाएगा एल स्क्वायर बी एट टी अपॉन आर डी बी अपॉन डी टी एक्स एट एनी टाइम टी माइनस एल स्क्वायर बी स्क्वायर एट एनी टाइम टी अपॉन आर डी एक्स अपॉन डी टी। ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, और ये इक्वेशन हमारी जो है वो किसकी है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, क्योंकि एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या है, एम ए है। तो ये हमारा हमने फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर दिया है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हमको क्या करना है, हमको ये मानना है कि B इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम ऑब्टेन BT। ठीक है, हमें BT की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं कि अगर B इंडिपेंडेंट है ऑफ टाइम, तो इसका मतलब B जो है मेरा वो क्या है, कांस्टेंट दे रखा है। B अगर कांस्टेंट है दैट मीन्स dv अपॉन dt की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, जीरो हो जाएगी, और dv अपॉन dt की अगर वैल्यू जीरो आ जाएगी, उसको मैं अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, जो इक्वेशन 1 जो मैंने अभी निकाली है यहाँ से एक्सेलरेशन की, उसमें अगर मैं पुट कर दूं वो वैल्यू, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ दैट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम आर डी एक्स अपॉन डी टी, जो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। बेसिकली मैंने डी वी अपॉन डी टी को जीरो के बराबर किया है इक्वेशन 1 में यहाँ पर, तो ये वाली चीज जीरो हो गई और ये वाली चीज, तो यहाँ से मेरे पास मिल गया ये। अब यहाँ से डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर बेसिकली क्या है, डी अपॉन डी टी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, यही है। और dx अपॉन dt आपका क्या होता है, वेलोसिटी होती है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ dv अपॉन dt इस पूरी चीज को प्लस एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एम आर, और dx अपॉन dt आपका क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, जो किसके बराबर आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। अब अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं इस इक्वेशन को, तो मेरे पास जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी a एक्सपोनेंशियल में आपके पास आ जाएगा माइनस एल स्क्वायर बी स्क्वायर टी अपॉन एम आर।
अब अगर मैं कंडीशन अप्लाई कर दूं कि t इक्वल्स टू 0 पर हमें क्या दे रखा था, v जो 0 जो है वो u नॉट के बराबर है, तो मैंने अब इस पर अगर कंडीशन अप्लाई कर दी तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, कंडीशन मैंने अप्लाई की t इक्वल्स टू 0 पर आपका जो v है वो u नॉट के बराबर है, तो ये जो मेरे पास कंडीशन आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, vt की जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो आ जाएगी u नॉट, और एक्सपोनेंशियल में यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस एल स्क्वायर बी स्क्वायर टी अपॉन एम आर। ये मेरे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई सेकंड के लिए, ठीक है। तो दो पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं, अब आपको सॉल्व करना है थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में आपको ये प्रूव करना है कि डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इक्वल होगी हीट लॉस के बराबर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज कितना होगा। हमें पता है कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u नॉट दे रखी t इक्वल्स टू 0 पर, और t टाइम पर, ये तो t इक्वल्स टू 0 पर है, और t टाइम पर आपकी कितनी है, v t के बराबर है। तो हम जानते हैं कि हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज गिवन बाय हाफ एम वी स्क्वायर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो आएगा आपके पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो कितना होगा, वो आपके पास आएगा, इनिशियल आपकी कितनी थी, हाफ एम यू नॉट स्क्वायर, और माइनस में आपका हो जाएगा फाइनल वाला जो हो जाएगा हाफ एम वी टी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको ये मेरे पास आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो मेरी कितनी हो गई, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो गई, इतनी मेरा काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। तो ये मेरे पास डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब हमें बताना है कि ये जो डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो हीट लॉस के बराबर होगी। तो अब हमको क्या करना है, हीट लॉस को सॉल्व करना है। तो हम जानते हैं कि जो हीट लॉस होता है, जो पावर कंजप्शन होता है, उसको हम कैसे देते हैं, पावर कंजप्शन वो हमारा होता है P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर के बराबर। तो अब मैं आई स्क्वायर आर को क्या लिख सकती हूँ, आई स्क्वायर आर की अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ तो आई की वैल्यू मैं लिख सकती बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर एट एनी टाइम टी अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। आई की वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पे जो हमने निकाली थी, उसका स्क्वायर कर दिया। अब आर से एक आर तो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी आई स्क्वायर आर की वो हमारे पास कितनी आई है, ये इक्वल आई है बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर, और यहाँ पर वी टी की जो वैल्यू हमने निकाली थी एट एनी टाइम टी, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, तो वो कितनी आ जाएगी, ये यहाँ पर ये आ जाएगी यू नॉट का स्क्वायर, और एक्सपोनेंशियल में आपके पास आ जाएगा माइनस 2l स्क्वायर बी स्क्वायर टी अपॉन एम आर, ठीक है। ये आपने वैल्यू निकाल दी है आई स्क्वायर आर की। अब हमें पता है कि मैं लिख सकती हूँ कि जो मेरे पास किसी टाइम टी पर, ठीक है, एट एनी टाइम टी इन इंटरवल डी टी, ठीक है, इन टाइम इंटरवल डी टी, इंटरवल डी टी, मेरे पास जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पी डी टी को लिख सकती हूँ आई स्क्वायर आर डी टी के बराबर होगी। तो इसका मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, तो मेरे पास जो p आएगा, p की वैल्यू, अब आई स्क्वायर हमें पता है आई स्क्वायर आर की वैल्यू ये है, इसको मुझे बेसिकली क्या करना है, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। t के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करूंगी इसको मैं, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी m बाय टू यू नॉट स्क्वायर माइनस एम बाय टू वी स्क्वायर एट एनी टाइम टी, ठीक है। ये मेरे पास आई है किसी भी टाइम इंटरवल डी टी में हीट जो है लॉस की वैल्यू आई है, ठीक है, हीट लॉस की वैल्यू आई है किसी भी डी टी टाइम में। और मैं ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी में जो डिक्रीजमेंट है वो मैं निकाल चुकी हूँ। जब आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों वैल्यू आपकी क्या है, सेम आ रही है। ये हमें प्रूव कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में जो डिक्रीज आएगा वो हीट लॉस के क्या आता है, बराबर आता है, क्योंकि जो हीट लॉस आ रहा है पी इन टाइम इंटरवल डी टी वो इक्वल है डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो हमारा ये थर्ड पार्ट भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।